आइए देखिए पेज नंबर 55। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिबेंचर्स किसको बोलते हैं। तो कंपनी यदि पब्लिक से लोन लेता है तो लोन के अगेंस्ट में कंपनी जो प्रूफ देगा उस प्रूफ का नाम है डिबेंचर। ठीक है, कंपनी जब भी पब्लिक से लोन लेगा तो पब्लिक को क्या देगा, पब्लिक को एक सर्टिफिकेट देगा, जिस सर्टिफिकेट का नाम होता है डिबेंचर। ठीक है, डिबेंचर जब कंपनी इशू करता है तो डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, डिबेंचर का डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स रहता है, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी उसका फिक्स रहता है। कंपनी को नुकसान हो या प्रॉफिट हो, कंपनी को नुकसान हो या प्रॉफिट हो, ठीक है, कंपनी इंटरेस्ट टाइम पर पे करेगा। डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर ट्रांसफरेबल होता है, आप डिबेंचर खरीद के किसी और को भी बेच सकते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, डिबेंचर का टाइप्स क्या होता है, टाइप्स कितने तरह का डिबेंचर होता है, डिबेंचर का टाइप्स क्या है, कितने तरह का डिबेंचर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी डिबेंचर दो तरीके का होता है, एक का नाम है सिक्योर डिबेंचर, दूसरे का नाम है अनसिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर का मतलब जब किसी डिबेंचर के अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी ना दिया रहे, ठीक है, डिबेंचर को क्या बोलेंगे हम लोग, डिबेंचर को बोलेंगे हम सिक्योर डिबेंचर। डिबेंचर का नाम क्या हो जाएगा, सिक्योर। 12 का देखो आइए आप बच्चे लोग आप लोग क्लास 12 में हैं, कौन सा स्टूडेंट? अच्छा, तो आप लोग को कौन सा मैच शूट करेगा? आप लोग 4 बजे से होता है, 5:30 बजे से होता है, कौन सा? 5:30, ठीक है। तो 5:30 बजे का बैच जो है आप लोग ज्वाइन करिएगा। आप लोग 28 तारीख से ज्वाइन करिए, नया चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है, समझ लीजिए क्या क्या पढ़ना आप लोगों को, अकाउंट्स, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडीज, कमर्शियल लॉ एंड इंग्लिश का कॉस्ट टैक्स भी है। अच्छा, दोनों का सेम कॉम्बिनेशन है। ठीक, इंग्लिश का क्लास स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो उसमें हम अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। इंग्लिश का क्लास भी अगले महीने चालू होगा, इंग्लिश का, इंग्लिश बोले ना, इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश क्लास भी अगले महीने चालू होगा, ठीक है। और आप लोग जैसे अभी जो चैप्टर चल रहा है ना अकाउंट्स में, वो चैप्टर खत्म होने का आ गया है, ठीक है, अब उस चैप्टर में ज्वाइन करिए, आपको दिक्कत होगा भी, मतलब समझ नहीं आएगा, चैप्टर की बात करवा देंगे आपको, ठीक है। आप 28 तारीख को ज्वाइन कर लीजिए, 28 तारीख को क्लास है 5:30 बजे। और इकोनॉमिक्स के लिए हम बोल देते हैं शशि तो पूछ लेते हैं, शशि भैया से पूछ लेते हैं, लेकिन उनका क्लास चालू हो गया तो इकोनॉमिक्स तक चालू कर लीजिए ना। PhD भी आप लोग का है, सुनो ये
अकाउंट्स क्लास में लोग 5:30 वाले बैच में लेगा, ठीक है। अच्छा और एक उसी हिसाब से अकाउंटिंग एंड जीएसटी लोग को ले लो अपने लिए बैच में, ठीक है। और नया चैप्टर कब से पढ़ा है, मतलब जो अभी नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट वीक लोग बुला लो, ठीक है। मतलब स्कूल का टाइमिंग कितने बजे स्कूल की छुट्टी होता है आप लोगों का? 4:30। 4:30 छुट्टी हो, उस हिसाब से बैच दे दो। 4:30 बजे स्कूल का छुट्टी होता है तो अच्छा ठीक। तो एक बैच है। मास्टर बिजी है। हाँ, आप कौन सा वाला लिए हैं? मेरा 5:30 लगा इसमें रहेगा तो आइए ठीक है। आप लोग आप अगले हफ्ते से आप लोग इको बीएससी स्टार्ट कर लीजिए भैया के पास, ठीक है। अब मेरा अकाउंट कब शुरू करिएगा? 28। ठीक है। थैंक यू। और फीस के लिए फीस जो है ना अकाउंट्स के लिए 500 रुपये महीने का लगेगा, ठीक है। उधर जो आप पढ़ेगा बच्चा इंग्लिश छोड़कर भैया बता देंगे, ठीक है। इंग्लिश सब आएगा। हाँ इंग्लिश अब इंग्लिश अलग टीचर्स आते हैं, बंगाली भाषा। हाँ कहाँ पर है बता दो। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी डिवेंचर दो तरीके का होता है। एक को क्या बोलेंगे सिक्योर डिवेंचर, दूसरे को क्या बोलेंगे अनसिक्योर डिवेंचर। सिक्योर डिवेंचर का मतलब होता है जब कोई डिवेंचर सिक्योरिटी के अगेंस्ट में, मतलब कोई डिवेंचर के अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी दिया जाता है उसको बोलते हैं सिक्योर डिवेंचर। कोई सिक्योरिटी नहीं दिया जाता है तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा अनसिक्योर डिवेंचर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस में कैसे होता है, ठीक है। एक होता है कन्वर्टिबल, एक होता है नॉन कन्वर्टिबल। एक होता है कन्वर्टिबल, दूसरा क्या होता है नॉन कन्वर्टिबल। जब कोई डिवेंचर को किसी दूसरे शेयर्स में या किसी दूसरे डिवेंचर में कन्वर्ट किया जा सकता है उसको बोलते हैं कन्वर्टिबल। मतलब जब कोई डिवेंचर किसी दूसरे शेयर्स या डिवेंचर में कन्वर्ट किया जा सके तो कहलाएगा कन्वर्टिबल, और यदि उसको नहीं कन्वर्ट किया जा सके तो क्या कहलाएगा नॉन कन्वर्टिबल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, यदि डिवेंचर का रिडम्पशन का डेट पता हो, ठीक है, डिवेंचर क्या पता हो, रिडम्पशन का डेट पता हो, उसको बोलेंगे रिडीमेबल। और रिडम्पशन मतलब कब वापस होगा, उसका डेट पता हो तो कहलाएगा रिडीमेबल। डेट नहीं पता हो क्या कहलाएगा इरिडीमेबल, ठीक है। नेगोशिएबिलिटी के बेसिस में, ठीक है, दो तरीके का होता है, एक होता है रजिस्टर्ड, एक होता है अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड का मतलब आप अपने नाम में उसको लिखवा लीजिए, कहलाएगा रजिस्टर्ड, और नाम नहीं लिखवाइएगा तो कहलाएगा बेरर, ठीक है। प्रायोरिटी के हिसाब से भी दो तरीके का होता है। डिवेंचर को पहली बार हम फर्स्ट मॉर्गेज के हिसाब से इशू कर सकते हैं, मतलब एक प्रॉपर्टी अगेंस्ट में जब इशू करेंगे तो उसका नाम रहेगा फर्स्ट मॉर्गेज। उसी प्रॉपर्टी अगेंस्ट में जब दूसरी बार इशू करेंगे उसका नाम क्या होगा सेकेंड मॉर्गेज, ठीक है। जल्दी फास्ट बोल करिए। ठीक है। देखिए जो बच्चों लेट घुसे थे थोड़े क्या करते हैं फास्ट, हम लोग स्टार्ट किए थे डिवेंचर। डिवेंचर का मतलब होता है जब कंपनी पब्लिक से लोन लेता है तो पब्लिक को जो सर्टिफिकेट देता है सर्टिफिकेट का नाम है डिवेंचर। जब भी कोई कंपनी डिवेंचर इशू करता है तो उसका इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, उसका डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है। कंपनी को फायदा हो या ना हो, प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट जरूर देगा।
डिबेंचर ट्रांसफरेबल भी होता है, मतलब आप एक डिबेंचर खरीदिए, आपको किसी और को बेचना है तो आप उसको बेच सकते हैं। ठीक है, डिबेंचर कितना टाइप होता है, सबसे पहले बताएं हम आपको द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बेसिस डिबेंचर दो तरीके का होगा, एक का नाम होगा सिक्योर्ड, एक का नाम होगा अनसिक्योर्ड। कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस में भी दो तरीके का होगा, ठीक है, एक कन्वर्टिबल, दूसरा नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल मतलब किसी और में बदल सकते हैं, कन्वर्टिबल किसी में नहीं बदला जा सकता है, तो नॉन कन्वर्टिबल। पॉइंट्स के हिसाब से भी दो तरीके का होता है, ठीक है, यदि डिबेंचर का लाइफ पता हो तो रिडेमेबल, लाइफ नहीं पता हो तो इरिडेमेबल। नेगेटिविटी के हिसाब से यदि आप अपने नाम में रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं तो कहलाएगा रजिस्टर्ड, अपने नाम में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं क्या कहलाएगा, कहलाएगा बेरर। प्रायोरिटी के हिसाब से मतलब एक प्रॉपर्टी अगेंस्ट में दो बार डिबेंचर इशू हो सकता है। पहली बार जब इशू होगा उसका नाम होगा फर्स्ट मॉर्गेज, दूसरी बार जब इशू होगा उसका नाम क्या होगा, सेकेंड मॉर्गेज। ठीक है, फिर से गो थ्रू कर ली। आइए फिर हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डीमेटलाइजेशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, डीमेटलाइजेशन ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी का, किसी भी कोई भी लिस्टेड कंपनी का यदि आपको शेयर्स खरीदना हो, ठीक है, आपको शेयर्स उसका खरीदना है तो बिना डीमैट अकाउंट का आप नहीं खरीद सकते हैं। डीमैट अकाउंट कंपलसरी है। इसका मतलब डीमैट अकाउंट एक तरीका है जिसमें हम लोग शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रिकॉर्ड करते हैं। शेयर्स को किस में रिकॉर्ड करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मोड में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स रिकॉर्ड होता है, उस अकाउंट का नाम होता है डीमेटलाइजेशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, जब आपको फिर बेचना होगा वहां से डीमेटलाइजेशन मतलब किसी जिसको बेचना होगा आप उसको दे सकते हैं, आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, इसमें और कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, इसमें यही ध्यान रखना है कि कोई भी कंपनी का शेयर्स खरीदेंगे तो हम लोग के पास क्या होना चाहिए, हम लोग के पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, शेयर्स का फिजिकल स्टॉक ना रख के शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रिकॉर्ड करके रखते हैं। शेयर्स किस मोड रखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक मोड में हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं। ठीक है, शेयर्स में शेयर्स वारंट एंड शेयर सर्टिफिकेट में क्या फर्क है, शेयर वारंट एंड शेयर सर्टिफिकेट में क्या फर्क है। शेयर वारंट ध्यान रखना, शेयर वारंट सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी इशू कर सकता है। यदि आपका पब्लिक कंपनी है तो शेयर वारंट आपका इशू होगा। ठीक है, और यदि आपका शेयर सर्टिफिकेट पब्लिक भी इशू करेगा और प्राइवेट भी इशू करेगा। स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है, इशू ऑफ शेयर वारंट रिक्वायर्स प्रोविजन in that regard in the article of association and also need approval of the central government। और शेयर वारंट इशू करने के लिए आपका आर्टिकल में लिखा होना चाहिए बात कि आप शेयर वारंट इशू करिएगा, एंड साथ में आपको इशू करने से पहले आपको किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। शेयर सर्टिफिकेट में ये द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑफ अ कंपनी and hence article need not contain any such power and approval of central government is and no approval of central government is required। मतलब शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए ना ही आर्टिकल कुछ लिखा होना चाहिए, ना ही गवर्नमेंट का कोई परमिशन चाहिए। ठीक है,
इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स फुली पेड और पार्टली पेड, मतलब किस फुली पेड के लिए इशू होगा या पार्टली पेड के लिए इशू होगा। तो ध्यान रखना, अ शेयर वारंट कैन बी इशूड ओनली इफ शेयर्स आर फुली पेड। शेयर वारंट तभी इशू होगा जब शेयर्स क्या होगा, फुली पेड। और शेयर सर्टिफिकेट कब इशू होगा, जब वो क्या होगा, जब वो पार्टली पेड, पार्टली पेड कैन बी इशूड इन केस ऑफ पार्टली पेड शेयर्स आल्सो, मतलब शेयर सर्टिफिकेट जो है पार्टली एंड फुली दोनों के लिए इशू हो सकता है। लेकिन शेयर वारंट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए इशू होगा, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए इशू करेंगे, फुली पेड के लिए। मेंबरशिप मतलब शेयर वारंट में भी ट्रांसफर्ड बाय मियर डिलीवरी, मतलब किसी को आप शेयर वारंट आप दे देते हैं तो इसका मतलब शेयर ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर आपका बिक जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज नॉट कंप्लीट अनलेस रजिस्टर्ड बाय द कंपनी। शेयर सर्टिफिकेट से तभी बिक सकता है जब शेयर सर्टिफिकेट कंपनी आपके नाम में रजिस्ट्रेशन करके रखा है, तभी बिक सकता है, अदरवाइज नहीं। शेयर वारंट में कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगा, पर इसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी देके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये दोबारा से यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी बात आ गया है, काट देना, ट्रांसलेटिव वर्ड काट देना, स्टैम्प ड्यूटी रहेगा ऊपर, ये ट्रांसलेटिव कर देना इसको। पॉइंट नंबर 6 जो है ये ट्रांसलेटिव है, ये ट्रांसलेटिव, ये ऊपर भी हो चुका है। मतलब शेयर वारंट किसी को आप दीजिएगा तो आपका शेयर बिक जाएगा, पर शेयर सर्टिफिकेट देने से नहीं बिकेगा। क्वालिफिकेशन शेयर ऑफ अ डायरेक्टर और होल्डर ऑफ अ शेयर वारंट कैन नॉट अप्लाई फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन वर्ड काट देना, इसका नाम रखना वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप। मतलब किसी के पास भी शेयर वारंट है तो कंपनी बंद करने के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकता है, शेयर सर्टिफिकेट है दे सकता है। जल्दी फास्ट गो थ्रू करिए। আর এখন কোভিড বাড়ছে, শেষ কালকে দেখাচ্ছিল 12,000 केस হয়েছে। हाँ सबको पहुंचा नहीं क्या, ठीक ठीक। भाई एक जिस दुकान जो चीज लेगा एक बार हमको दिखा देगा, ठीक है। मैं जिस दुकान से जो चीज लेगा, ठीक है, हमसे एक व्हाट्सएप में ये शेयर कर लेगा तब। हाँ आइए, कैपिटल रिडक्शन सेक्शन 66। कैपिटल रिडक्शन किसको बोलते हैं हम लोग, कैपिटल रिडक्शन में किसको बोलते हैं, मतलब जब किसी कंपनी के पास ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाए। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कंपनी के पास कैपिटल तो है पर बिजनेस नहीं है, कैपिटल तो है पर क्या नहीं है, बिजनेस नहीं है। मतलब पैसा जो इन्वेस्ट करेगा वो कंपनी के पास वो प्रोजेक्ट नहीं है। ऐसी सिचुएशन को लोग बोलते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। कैपिटल उस केस में कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपना कैपिटल को रिड्यूस करना पड़ेगा। कैपिटल कैसे रिड्यूस करते हैं, शेयर्स का वैल्यू को कम करके, डिबेंचर का वैल्यू को कम करके, क्रेडिटर्स का क्लेम को कम करके, मार्केट से कुछ हाँ मार्केट से शेयर्स को खरीद के हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना कैपिटल को कम कर सकते हैं। कैपिटल को कम करेंगे और जो अपने पास वेस्टेज एसेट रहेगा, वेस्टेज एसेट का मतलब होता है जिस एसेट से कंपनी कोई फंक्शन नहीं कर पाएगा, उस एसेट को कंपनी क्या करेगा, राइट ऑफ कर लेगा। नीचे देखो यहाँ दिए हैं कि कंपनी कैसे अपना कैपिटल रिडक्शन करता है, ठीक है। इसका मतलब अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल को कम कर सकता है, शेयर्स को छोटे छोटे नंबर में डिवाइड कर सकता है, अमाउंट ऑफ इस शेयर्स को कम कर सकता है, एंड कंपनी का जितना भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है,
मतलब डिवेंचर्स एंड एक्सेट्रा, सभी का वैल्यू को कम करके कंपनी क्या कर सकता है, कैपिटल रिडक्शन कर सकता है। ठीक है, कैपिटल अपने रिड्यूस कर सकता है। पर कैपिटल रिडक्शन करने के लिए कंपनी को दो काम करना पड़ता है, एक स्पेशल लेजिस्लेशन पास करना पड़ेगा, एक एसआर पास करना पड़ेगा एसआर, और दूसरा ट्रिब्यूनल का परमिशन लेना पड़ेगा। किसका लेना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल। ठीक है, मतलब CLT, ट्रिब्यूनल का दूसरा नाम क्या है, CLT, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का परमिशन लेना पड़ेगा, तो ही आप कैपिटल रिडक्शन कर पाइएगा। ठीक है, जल्दी फास्ट गो थ्रू करिए, लास्ट चैप्टर में हम लोग इंटर करेंगे। मीटिंग किसको बोलते हैं, सिंपल सा बात है, ग्रुप ऑफ पर्सन किसी कॉमन बात को डिस्कस करने के लिए यदि कहीं पे इकट्ठा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मीटिंग। ठीक है, कॉर्पोरेट मीटिंग किसको बोलते हैं, कंपनी का मीटिंग। ये सेम चीज, कंपनी का कोई मैटर को डिस्कस करने के लिए कंपनी का शेयर होल्डर या कंपनी का डायरेक्टर जो इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं मीटिंग। और कंपनी का मीटिंग तभी मीटिंग कहलाएगा जब हम लोग का मीटिंग मस्ट बी प्रॉपर्ली कन्वेंट, न मीटिंग का को प्रॉपर तरीके से बुलाया जाए, मीटिंग का नोटिस दिया जाए, मीटिंग में कोरम होना चाहिए, और मीटिंग में कोई चेयरमैन होना चाहिए। चेयरमैन का मतलब कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो पूरा मीटिंग को कंट्रोल करे। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं कॉर्पोरेट मीटिंग, कंपनी मीटिंग। कंपनी मीटिंग में मीटिंग का डेफिनेशन क्या बताएं, सबसे पहले क्या बताएं कि कोई भी कॉमन बात डिस्कस करने के लिए मेंबर्स लोग यदि आपस में इकट्ठा होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीटिंग। ठीक है, कंपनी का मीटिंग में 4 बात होना चाहिए, मीटिंग को प्रॉपर तरीके से बुलाना पड़ेगा, मीटिंग का नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, कोरम का मतलब मिनिमम नंबर प्रेजेंट होना चाहिए, एंड चेयरमैन जो है मीटिंग का, ठीक है, वो मीटिंग को कंडक्ट करेगा। कॉर्पोरेट मीटिंग कितने टाइप का होता है, तो शेयर होल्डर का मीटिंग में 4 टाइप का होता है। एक होता है AGM, एनुअल जनरल मीटिंग, एक होता है AGM, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग, एक होता है क्लास मीटिंग, एक होता है कोर्ट कन्वेंट मीटिंग। ठीक है, एंड सेकेंड है मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स भी होता है। ठीक है, AGM सेक्शन 96, AGM का क्या रूल है, AGM का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कोई भी कंपनी का एजीएम का रूल क्या है, एजीएम कैसे बुलाते हैं, ये रूल सेक्शन 96 में लिखा हुआ है। उसमें बताया गया है सबसे पहला बात कि सेक्शन 96 सभी तरह के कंपनी में अप्लाई होगा, सिर्फ ओपीसी को छोड़कर, मतलब 1% कंपनी को छोड़कर सभी में अप्लाई होगा। एजीएम बुलाने का टाइम क्या है, तो पहला एजीएम जो है, ठीक है, फर्स्ट फिनेंशियल विद इन 9 मंथ ऑफ क्लोज ऑफ फर्स्ट फिनेंशियल ईयर, पहला फिनेंशियल ईयर जब बंद होगा उसके 9 महीने के अंदर पहला एजीएम होना चाहिए, ठीक है, उसे 9 मंथ के अंदर पहला एजीएम होना चाहिए। फर्स्ट फिनेंशियल ईयर जब भी आपका पहला फिनेंशियल ईयर, पहली बार आपका जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद होगा उसके 9 मंथ के अंदर आपको क्या करना है, आपको एजीएम बुलाना है, ठीक है। अगला एजीएम मतलब ये तो फर्स्ट एजीएम का रूल है 9 मंथ ना। बाकी एजीएम का रूल क्या है, बाकी एजीएम का रूल है कि जब फिनेंशियल ईयर बंद होगा, फिनेंशियल ईयर बंद होगा उसको 6 महीने के अंदर। पहला एजीएम में 9 महीने का टाइम है, पहला एजीएम के बाद सेकेंड एजीएम में 6 महीने का टाइम है, और 2 एजीएम के बीच का मैक्सिमम गैप 15 महीने का होता है। 2 एजीएम का मैक्सिमम गैप कितने महीने का होगा, 15 मंथ का। और एक कैलेंडर ईयर में जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक कैलेंडर ईयर में आप 2 एजीएम नहीं बुला सकते हैं, 2 एजीएम नहीं बुला सकते हैं, ध्यान रखना। मतलब एक कैलेंडर ईयर में एक ही एजीएम होगा, ठीक है। इसका मतलब इसका कितना बात याद रखना है, डेट को लेकर 3 बात याद रखना है। फर्स्ट एजीएम का टाइम है 9 मंथ, ठीक है। सब्सिक्वेंट एजीएम का 6 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। 2 एजीएम का मैक्सिमम गैप 15 मंथ, और एक कैलेंडर ईयर में 2 एजीएम आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। एजीएम बुलाने का टाइम एंड प्लेस क्या है, किस जगह पर और किस प्लेस पर आप एजीएम बुला सकते हैं। तो पहला बात, आप एजीएम कोई भी नेशनल हॉलिडे को छोड़कर किसी दिन भी आप एजीएम बुला सकते हैं। जो नेशनल हॉलिडे है, जो कैलेंडर में लाल दाग है, उसको छोड़कर किसी भी दिन आप क्या बुला सकते हैं, आप एजीएम बुला सकते हैं। एजीएम का टाइम, बुलाने का टाइम 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप एजीएम बुला सकते हैं, ठीक है। एजीएम कहाँ बुलाइएगा, तो कंपनी अपना रजिस्टर्ड प्लेस में, रजिस्टर्ड ऑफिस में बुला सकता है, और सम अदर प्लेस विद इन द सिटी, टाउन और विलेज वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। मतलब कंपनी का जहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस में बुलाएगा। रजिस्टर्ड ऑफिस छोटा है तो कंपनी उस शहर में किसी भी जगह बुला सकता है, कोई भी होटल में, कोई भी ऑडिटोरियम में एजीएम बुलाया जा सकता है, ठीक है। यदि अनलिस्टेड कंपनी होता है, एजीएम कैन बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया इफ कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर आर रिसीव्ड इन राइटिंग। मतलब यदि आपका अनलिस्टेड कंपनी है तो इंडिया में कहीं भी बुला सकते हैं, लेकिन उसके लिए सभी मेंबर्स आपको लिख कर देगा तो ही चीज हो सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। एजीएम बुलाने के लिए 21 दिन पहले शेयर होल्डर को नोटिस देना पड़ेगा। 21 डेज का क्लियर नोटिस लगता है, 21 दिन पहले आपको शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा, ठीक है। यदि 21 दिन से कम टाइम चाहिए, वो शॉर्टर टाइम चाहिए, तो तभी हो सकता है जब 95% शेयर होल्डर उसके लिए तैयार हो जाए। 95% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डर 21 दिन से कम नोटिस में भी आने को तैयार हो जाए, तो ही आप 21 दिन से कम नोटिस दे सकते हैं, ठीक है। Consequence of failure to hold AGM, यदि कंपनी एजीएम नहीं होल्ड कर पाता है तो क्या होगा, नहीं हो पाता तो कंपनी का जितना भी ऑफिसर है, कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपए का फाइन लगेगा, और एजीएम का डेट जिस डेट को एक्सपायर होगा पर डे 5,000 रुपया करके फाइन लगेगा, जब तक एजीएम नहीं होता तब तक, ठीक है। टोटल एट अ टाइम फाइन कितने का है, 1 लाख। 1 लाख का फाइन किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर भी है, और कंपनी का हर एक ऑफिसर, ऑफिसर मतलब जो एजीएम के लिए जिम्मेदार है नहीं होने का, ठीक है, सभी के ऊपर 1-1 लाख रुपया का फाइन रहेगा, ठीक है। और कंपनी के लिए एक्स्ट्रा फाइन है। एक्स्ट्रा फाइन क्या है, एजीएम जिस डेट को होना चाहिए उसके बाद से हर एक दिन 5,000 रुपया का फाइन है, तब तक जब तक एजीएम हेल्ड नहीं होता है, ठीक है। यदि मान लीजिए कभी ऐसा हो कि कंपनी एजीएम नहीं बुला पाया, ठीक है, सीएलटी के पास पावर है, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो एजीएम बुला सकता है, पर सीएलटी तभी एजीएम बुलाएगा
जब CLT को कोई शेयर होल्डर, ठीक है, या ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर कंपनी को CLT को एप्लीकेशन देगा तो CLT उस केस में AGM बुला सकता है। ठीक है, AGM का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बुलाते हैं AGM? AGM एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा जगह है जहाँ पर शेयर होल्डर्स लोग आता है। कंपनी में जो लोग पैसा इन्वेस्ट किया, जो शेयर होल्डर, वो लोग मीटिंग में आता है, वो लोग कंपनी का सारा डिटेल्स, कंपनी कैसा फंक्शन किया, कंपनी कैसा काम किया, सब उसके बारे में डिटेल्स का जानकारी लेता है। और AGM में कुछ ऐसा बात है जो डिस्कस होता है, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्कस होता है, कंपनी का प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, डिस्कस होगा। ठीक है, कंपनी का डायरेक्टर्स है, लोग अपना रिपोर्ट शेयर होल्डर को बताता है। जो ऑडिटर्स है, कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो लोग अपना रिपोर्ट शेयर होल्डर को समझाता है। ठीक है, डिविडेंड इसी डेट को डिक्लेयर होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इसी डेट को होता है। ठीक है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एंड उसका रेम्युनरेशन फिक्स भी AGM में ही होता है। ठीक है, इसीलिए AGM का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्योंकि ये सारा काम कहाँ पे होगा, AGM में होगा। ठीक है, जल्दी फास्ट गो थ्रू करिए। सन्यासी हो गए क्या? नहीं जरूर पड़ी क्या कैसे हो? बढ़िया से लेकिन एपिसोड था सर लेकिन मैं कौन सा बोर्ड कौन सा है? बिल्कुल हाँ बहुत स्कूल में महेश्वरी टाइमिंग बताओ। वो मॉर्निंग है 8 to 2 दो बैच का ऑप्शन है, 4 बजे 5:30 को, कौन सा लेना? 4 बजे का नहीं सही से बताओ। नम्रता सिंह व्हाट्सएप नंबर हाँ 727 727 88 99 279 परसेंटेज उसका 62 क्या क्या दिया है? उसमें अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, उसके बाद फिर टैक्स कॉस्ट है, भी सारा पेपर क्लास अवेलेबल है, चाहेंगे तो सारा पेपर क्लास सर आना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन? हाँ करेंगे, अभी ऑनलाइन नहीं होगा। तो कब से फिर भेजना होगा? ये 30 तारीख से 30 तारीख को ग्रुप ऐड कर देंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। 30 तारीख से क्लास आएगी। फीस जो है, मेरा फीस वही है जो इस जमाने में हुआ करता था, अकाउंट्स कॉस्ट मिला के 700 मेरा है। ठीक है, और दूसरा जो भैया पढ़ाते हैं कॉस्ट टैक्स इकोनॉमिक दोनों मिला के 300 रुपीज़ लेंगे। सर टैक्स आप ही पढ़ा रहे हैं? हाँ हम पढ़ा रहे हैं, मतलब मिला तीनों मिला के 700। अच्छा, और सर मास्टर्स एमकॉम के लिए हमको मिला नहीं पढ़ा रहे हैं, मेरे को क्लासेस करना था सर, इसलिए पूछ रही थी। ठीक है, दूसरे में भेजें, हाँ तो बता दीजिएगा फिर। व्हाट्सएप में अच्छा ठीक ठीक और राइटिंग है। ठीक है, 30 तारीख को भेजो। हम ये किसका नंबर है? मेरा है 72788927। और बाय सर। बाय। आइए, AGM किसको बोलते हैं? AGM, अच्छा AGM तो समझ गया। AGM समझ गया। AGM मतलब जब शेयर होल्डर को बुलाते हैं साल में एक बार, मतलब कंपनी को चलाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर कंपनी का मालिक है शेयर होल्डर्स। तो जो चलाता है वो अपने मालिक को एक बार बुलाता है, बुला कर सारा डिटेल्स बताता है, उसको बोलते हैं AGM। अच्छा AGM को छोड़कर कहीं मालिक को बीच में बुलाना पड़े, ठीक है, तो जब भी मालिक को बुलाना पड़ेगा, अब जब मालिक आएगा तो उसका नाम क्या होगा?
अब उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा EGM। ठीक है, उसका नाम क्या हो जाएगा? EGM। ठीक है, EGM मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, क्लियर? देखिए उसका नाम क्या हो जाएगा? EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसके ऊपर सेक्शन कितना है? 100। EGM का सिंपल सा बात है। EGM में ध्यान रखना, मैंने AGM को छोड़कर कभी भी मालिक को बुलाना पड़े तो मालिक जब भी आएगा उस मीटिंग का नाम क्या हो जाएगा? EGM तभी बुलाएंगे जब आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज बदलना हो, या रजिस्टर्ड ऑफिस बदलना हो, या शेयर कैपिटल को ऑल्टर करना हो, या डायरेक्टर या ऑडिटर को हटाना हो तो ही बुला सकते हैं। ठीक है, EGM बुलाने के लिए भी 21 डेज का क्लियर नोटिस लगता है। 21 डेज का क्लियर नोटिस लगता है। और EGM तभी बुला सकते हैं। EGM बुलाने का पावर 2 लोगों के पास में है। EGM बुलाने का पावर कितने लोगों के पास में है? 2 लोगों के पास में। एक किसके पास में है? एक शेयर होल्डर, एक डायरेक्टर के पास में है, दूसरा शेयर होल्डर के पास में है। शेयर होल्डर तभी बुला सकता है जब उनके पास 1/10 वोटिंग राइट हो। एप्लीकेशन में कितने लोग साइन करेगा? 1/10 का 10% लोगों का वोटिंग सिग्नेचर चाहिए। 10% लोग साइन कर देगा, EGM बुलाया जाएगा। ठीक है, और उनको छोड़कर और भी पावर ऑफ द कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल टू ऑर्डर मीटिंग, मतलब CLT के पास भी पावर है। हाँ, ट्रिब्यूनल बुला सकता है। CLT के पास भी पावर है कि क्या बुला सकता है? EGM बुला सकता है, सारा बात डिस्कस कर सकता है। ठीक है, यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। नहीं पढ़िए।